हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका एक ऐसा देश जो चारों तरफ से समंदरों से घिरा है, बेफिक्र, बेपरवाह और शायद बेदिमाग भी, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर बम सिर्फ दुश्मनों को मारता है। लेकिन उसे शायद अंदाजा भी नहीं कि उसके एक एक बम का रेडियो एक्टिव धुआं पूरी दुनिया की सांसें छीन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बम गिराया, लेकिन भारत की रूह कांप उठी। दिल्ली की हवा पहले से जहरीली है, अब उस जहर में रेडियो एक्टिव जहर घुलने का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब और हरियाणा के खेत खतरे में हैं। गंगा यमुना की धाराएं जहरीली हो सकती हैं और हिमालय की बर्फ तक संक्रमित हो सकती है। लेकिन ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? वह तो सोशल मीडिया पर ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की रेडियो एक्टिव दस्तक दे दी है। ये सिर्फ बम नहीं थे, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मौत का ट्रिगर था। ईरान पर बम गिरा, लेकिन सच कहाँ है? अमेरिका का जवाब खुद उलझा हुआ है। अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए तो दुनिया की सांसें थम गईं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, वो बम फटे, लेकिन उसके बाद असली धमाका क्या था? ट्रंप कहते हैं हमने सब कुछ तबाह कर दिया, और वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति यह कहकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि बम गिरने से पहले ही ईरान ने अपना सारा न्यूक्लियर मटेरियल हटा लिया था। ये कैसा विरोधाभास है? अगर सब कुछ हटा लिया था तो ट्रंप किस चीज की तबाही का दावा कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र की एटॉमिक एजेंसी कहती है कोई लीकेज नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में नहीं हुआ या फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है? जब तक किसी निष्पक्ष एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक भारत समेत पूरे एशिया के लिए यह खतरा टला नहीं है। पछुआ हवाएं और जेट स्ट्रीम रेडियो एक्टिव कणों को हजारों किलोमीटर तक ले जा सकती हैं। मतलब ईरान में फटा बम कल पंजाब, दिल्ली, यूपी और बिहार की मिट्टी, पानी और फसलों में जहर घोल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा क्यों किया जाए? क्या वो वही संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा क्यों किया जाए नहीं जो हमेशा अमेरिका की जी हुजूरी करता है? जब इराक में मास डिस्ट्रक्शन वेपन का झूठ फैलाया गया था, तब भी यही संस्थाएं चुप थीं। आज भी वैसा ही खेल दोहराया जा रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी का खूनी इतिहास पहले ही इस देश के माथे पर बदनुमा दाग है। अब अगर एशिया में रेडियोधर्मी जहर फैलता है तो अमेरिका को दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। ट्रंप की सनक और बमबारी, ये मानवता पर एक और हमला है। एक ऐसा हमला जो शायद कई पीढ़ियों तक जिंदा रहेगा। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु अड्डों को बंकर बस्टर बमों से नेस्तनाबूद कर दिया है। एक दो नहीं, पूरे 6 B-2 बॉम्बर्स ने 1 दर्जन से ज्यादा महाविनाशकारी बम बरसाए हैं। ट्रंप ने खुद कैमरे के सामने दावा ठोका कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ है। अमेरिका का निशाना ईरान था, लेकिन अगला शिकार बन सकता है भारत, पाकिस्तान और पूरा एशिया। वजह है पछुआ हवाएं और जेट स्ट्रीम। यह वही जेट स्ट्रीम है जो धरती के ऊपरी वातावरण, ट्रोपोस्फियर के 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ती है और अपने साथ लाती है रेडियो एक्टिव जहर। चेरनोबिल का वो काला दिन याद है, जब सोवियत यूनियन की तबाही की राख 5,000 किलोमीटर दूर यूरोप तक जा पहुंची थी और आने वाले दशकों में कैंसर की महामारी बन गई थी। अब वही डर भारत के दरवाजे पर खड़ा है। अमेरिका के परमाणु हमले के बाद निकला रेडियोधर्मी धुआं पछुआ हवाओं के सहारे सीधे एशिया की तरफ दौड़ रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कोई सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ ईरान की जंग नहीं रही, यह अब हमारी हवा, हमारा जीवन और हमारी अगली पीढ़ी की सेहत का सवाल है। अमेरिका ने हथियार चलाया, लेकिन जहर हमारे फेफड़ों में घुल सकता है। यानी अगर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की बरसात ने ईरान के परमाणु ठिकानों से रेडियोधर्मी जहर को बाहर निकाला, तो सबसे बड़ा शिकार बनेगा भारत। पंजाब और हरियाणा की वह जमीन जो देश का पेट भरती है, वहां की गेहूं और धान की फसल रेडियो एक्टिव कणों से जहरीली हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा जो पहले ही जहर से भरी है, अब रेडियोधर्मी धुएं से और जानलेवा बन सकती है। राजस्थान की रेतीली जमीन में यह रेडियोधर्मी धूल सिमट जाएगी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति छीन लेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों और तालाबों में यह जहर घुलकर पीने का पानी और चावल की फसल तक को खा जाएगा। सबसे भयानक स्थिति हिमालय की होगी। बर्फ में अगर यह जहर जम गया तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के स्रोत ही जहरीले हो जाएंगे। यानी भारत की जीवन रेखाएं तक संक्रमित हो सकती हैं।
यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह रेडियो एक्टिव सुनामी है जो हवा में बहकर खेतों, तालाबों, बच्चों की सांसों और मां के दूध तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं रही, अब यह भारत की मिट्टी, पानी और नस्ल की लड़ाई बन चुकी है। और इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी नतांज, फोर्डो, अराक और इस्फहान, ये नाम अब सिर्फ परमाणु संयंत्र नहीं, मौत के रेडियो एक्टिव कारखाने बनते जा रहे हैं। नतांज में यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है, फोर्डो जमीन के कई सौ मीटर नीचे है, इस्फहान में यूरेनियम का रूपांतरण होता है और अराक भारी पानी से जुड़ा प्लांट है। इन पर बंकर बस्टर बम गिराने का मतलब है हजारों टन रेडियो एक्टिव जहर को हवा में उड़ेल देना। लेकिन असली खौफ शुरू होता है जेट स्ट्रीम का। 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली ये पवनें इस जहर को लेकर पूरे एशिया में फैला सकती हैं। चेरनोबिल की तरह, फुकुशिमा से भी खतरनाक। ये संकट अब एक देश की सरहद तक सीमित नहीं रहा। यह हमला यूरेनियम पर नहीं था, यह हमला भारत के खेत, पानी और बच्चों के भविष्य पर किया गया हमला है। ईरान पर अमेरिका की बमबारी ने सिर्फ बंकर नहीं फोड़े, भारत की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है। 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के ईरान पर हमला करते ही भारत से खाड़ी देशों को जा रही बासमती चावल की सबसे बड़ी खेप बंदरगाह पर अटक गई है। गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट पर इस वक्त करीब 1 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल फंसा पड़ा है। बीमा कंपनियां युद्ध क्षेत्र में भेजे जा रहे जहाजों को कवर करने से मना कर चुकी हैं। अब कोई भी व्यापारी अपने पोत को वहां भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा है। भारत की पूरी चावल सप्लाई चेन ठप पड़ चुकी है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सतीश गोयल साफ कह चुके हैं, हालात बेहद गंभीर हैं। अगर होर्मुज बंद हुआ तो भारत से बासमती चावल का निर्यात ईरान, सऊदी अरब, इराक, यमन, कतर, ओमान और जॉर्डन तक पूरी तरह रुक जाएगा। झटका सिर्फ ईरान को नहीं, भारत को भी लगेगा, क्योंकि भारत के कुल बासमती निर्यात का 80% हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है और अकेले ईरान को ही भारत 35% चावल भेजता है। मतलब यह कि ईरान पर बम गिरते ही भारत की रसोई, किसान और व्यापार तीनों पर तबाही बरस गई है। यह कोई साधारण कूटनीतिक संकट नहीं है, बल्कि भारत के कृषि व्यापार की नसों पर पड़ा अमेरिका का बम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। भारत ने साल 2022-23 में ईरान को करीब $980 मिलियन का बासमती चावल भेजा था। 2023-24 में यह आंकड़ा गिरकर $681 मिलियन पर आ गया, लेकिन 2024-25 में अब तक भी भारत ने ईरान को $753 मिलियन का चावल निर्यात कर दिया है। मतलब ये कि भारत और ईरान के बीच बासमती चावल का कारोबार लगातार मोटा रहा है। लेकिन अब ईरान पर अमेरिका की बमबारी और युद्ध की आशंका ने इस ट्रेड पर ताला जड़ दिया है। अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो भारत के करोड़ों रुपए डूबने तय हैं। बासमती चावल के कारोबार में लगे हजारों व्यापारी और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, खाड़ी देशों में भी हाहाकार मच जाएगा। ईरान, सऊदी, कतर, इराक जैसे देशों में बासमती की भारी कमी शुरू हो जाएगी, जिससे वहां की मंडियों में महंगाई काबू से बाहर हो सकती है। यह सिर्फ व्यापार का नहीं, कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय संकट का बिगुल है। अमेरिका ने बम ईरान पर गिराया, लेकिन उसकी आग अब भारत के खेतों, बंदरगाहों और बाजारों तक पहुंच गई है। ईरान पर अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हुए हमले के बाद जब सोशल मीडिया पर यह दावा उठने लगा कि अमेरिका ने भारत के एयरस्पेस का इस्तेमाल किया है, तब सरकार की ओर से आए आधिकारिक जवाब ने इन दावों की कमर तोड़ दी। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने ऐसे सभी दावों को फेक करार देते हुए साफ कह दिया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। रविवार को सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट वायरल हुई, जिनमें यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने भारत की अनुमति से अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को भारत के आसमान से गुजारते हुए ईरान पर हमला किया। इन दावों के पीछे एक संगठित नैरेटिव चलाया जा रहा था, जिससे भारत को इस युद्ध में शामिल दिखाया जा सके। लेकिन PIB ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई भी उपयोग अमेरिका ने इस मिशन में नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि दुनिया की सांसें थाम देने वाले 12 दिन के युद्ध को आखिरकार विराम मिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि इजराइल और ईरान ने पूर्ण और अंतिम युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अगले 6 घंटे में युद्ध विराम शुरू करेगा और 12 घंटे बाद इसराइल इसका पालन करेगा। 24 घंटे बाद इस युद्ध को आधिकारिक तौर पर समाप्त मान लिया जाएगा।
लेकिन सबको पता है इजराइल एक जिद्दी देश है जो आसानी से अमेरिका की बात नहीं सुनता। अगर उसे खतरा लगेगा तो वह बीच में ही ईरान पर बमबारी शुरू कर सकता है और फिर अमेरिका को युद्ध में घसीट सकता है। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। ट्रंप ने इस फैसले के लिए दोनों देशों को उनकी साहसिकता और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई दी। एक तरह से उन्होंने फिर से क्रेडिट लेने की प्लानिंग तेज करती है। उन्होंने लिखा, भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे और भगवान पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका द्वारा कतर के जरिए कराई गई मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए युद्ध विराम का प्रस्ताव मान लिया। हालांकि ईरान तो पहले से ही युद्ध नहीं चाहता है। असली खेल तो इसराइल खेल रहा है, जिसे रोक पाना अमेरिका के लिए कठिन होगा। ट्रंप की यह घोषणा उस समय हुई जब दोनों देशों ने फिर से हमलों की धमकी दी थी। इससे पहले ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 14 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से 13 को इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक को नॉन थ्रेट के रूप में उड़ने दिया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी आक्रामकता पर तीखी प्रतिक्रिया दी और जले हुए अमेरिकी झंडे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी की दादागिरी नहीं झेलेंगे। खैर, ईरान के इस जज्बे और ट्रंप के दबाव के बीच जो समझौता हुआ है, उसने मध्य पूर्व को फिलहाल एक बड़े परमाणु विनाश से बचा लिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।